हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्ते। आज हम सतत विकास लक्ष्यों पर बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है पर्यावरण का। प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के विश्वविद्यालयों के माइनर विषय के रूप में जो क्लाइमेट चेंज का सिलेबस है, उन सब के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर सतत विकास है क्या, इसे क्यों और किन परिस्थितियों में अपनाया गया और इसके लिए विश्व समुदाय क्या प्रयास कर रहा है। हम इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे अपने इस वीडियो में कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत संभावना है कि आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो सतत शब्द का क्या मतलब होता है। सतत शब्द का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस, यानी एक ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे। आज पूरी दुनिया में डेवलपमेंट की बात की जा रही है, विकास की बात की जा रही है। तो ये विकास कैसे किया जाए और कितना किया जाए कि पर्यावरण पर कोई दबाव ना पड़े, यानी सतत विकास लक्ष्यों के केंद्र में इन्वायरमेंट है। ये पर्यावरण के साथ तालमेल बैठा करके विकास करने की बातें हैं। सतत विकास के लिए कुछ और शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे संपोषणीय विकास या धारणीय विकास। तो परीक्षाओं में अगर संपोषणीय या धारणीय विकास आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सतत विकास की ही बात की जाएगी, चाहे संपोषणीय विकास की बात की जाए चाहे धारणीय विकास की बात की जाए। अंग्रेजी में इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आएगा। एक और शब्द मिलता है समावेशी विकास। जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि असमानता को कम करने की बात करते हैं। एक ऐसा विकास जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करता हो, वह समावेशी विकास होगा। जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात की जाती हो, वह समावेशी विकास होगा। लेकिन जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो यह एक व्यापक कॉन्सेप्ट के रूप में इस रूप में इसे समझा जाना चाहिए या पढ़ा जाना चाहिए कि हम एक ऐसा विकास करें जो हमारी अपनी ज़रूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं या हमारे जो बच्चे होंगे या उनके जो बच्चे होंगे, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। यानी हम उतने पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करें, उतने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को सफ़र न करना पड़े, वे भी उतने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पाएँ। उदाहरण के रूप में समझें, अगर हम सारे पेट्रोलियम और डीजल का उपयोग या जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कैसा ऊर्जा का कैसा उपयोग कर पाएंगे। या तो विकल्प के रूप में हम उनके लिए ऊर्जा की ज़रूरतें तैयार करें या तो इन संसाधनों को बचा करके रखें। इसी तरह से अगर सारा पानी हम यूज़ कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा। तो हम उतने संसाधनों का उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों को भी कम से कम विकास के लिए उतने संसाधन उपलब्ध हों जितने की हम उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे विकास को सतत विकास या टिकाऊ विकास कहा जाता है। जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो इसके मुख्य रूप से 3 तत्वों की बात की जाती है। आज आर्थिक विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, सामाजिक विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। तो जब इन तीनों में तालमेल बैठा करके विकास करने की बात होगी, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के बीच, तो इसे कहा जाता है कि यह ही वास्तव में सतत विकास है। सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य हैं, इन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम एक पृष्ठभूमि के रूप में समझ लें पहले कि आखिर ये सतत विकास की शुरुआत कहाँ से होती है और किन परिस्थितियों में होती है। तो इसके लिए हम आपको कुछ सम्मेलनों की ओर ले चलेंगे जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, देखिए कि विश्व भर के देश पर्यावरण पर अपनी चिंताओं को लेकर के 1972 में एक सम्मेलन आयोजित करते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ये स्टॉकहोम में जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन इन्वायरमेंट सम्मेलन कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी मानव पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। अब इस शब्द में ही पर्यावरण लगा है, इसका मतलब कि इस सम्मेलन में पर्यावरण पर चिंताएं व्यक्त की गई होंगी।
अब इस सम्मेलन में कौन सी चिंताएं व्यक्त की गईं, किस तरह की चिंताएं व्यक्त की गईं, यह इस बात से समझा जा सकता है कि भारत में भी 1972 के बाद से पर्यावरण के संरक्षण के लिए तमाम प्रयास किए गए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के लिए सीपीसीबी की स्थापना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। 80 में वन संरक्षण अधिनियम आया। 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। लगातार पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भारत ही नहीं पूरे विश्व समुदाय में शुरू हुए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, सतत विकास वाले चैप्टर में इस स्टॉकहोम सम्मेलन यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट मानव पर्यावरण सम्मेलन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसी समय एक संस्था थी जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। क्लब ऑफ रोम। अब क्लब ऑफ रोम एक ऐसी संस्था है जो एनजीओ के रूप में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एनपीओ के रूप में काम करती है। इसका मुख्यालय रोम में है। तो ये क्लब ऑफ रोम में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो मानवता के समक्ष यानी इस धरती के लिए, मनुष्यों के लिए कुछ संकट अगर आता है तो उस पर ये देश को, सरकारों को सुझाव देते हैं। इस संस्था के जो सदस्य हैं वो जागरूक लोग हैं, उसमें वैज्ञानिक हैं, उसमें आर्थिक रूप से जानकार लोग हैं, सिविल सेवक हैं, व्यवसायी हैं। तो क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहली बार एक रिपोर्ट जारी की। इस संस्था के लोगों ने मिल करके एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट को कहा गया लिमिट्स टू ग्रोथ। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी रिपोर्ट जारी की, तो यह एक रिपोर्ट जारी की जिसे कहा जाता है लिमिट्स टू ग्रोथ। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया के देश आर्थिक विकास चिल्लाते हैं, आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, आप इस ग्रोथ के पीछे मत भागे। तो क्लब ऑफ रोम ने जो रिपोर्ट जारी की उसे कहा गया लिमिट्स टू ग्रोथ। यहीं से बातें शुरू हो जाती हैं कि कैसा विकास किया जाए कि पर्यावरण को बचाया जा सके। आगे चल कर के हम देखते हैं कि 1980 के दशक में, यानी अगर एग्जैक्ट सन की बात करें तो 1983 में एक आयोग गठित किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक आयोग गठित किया जाता है। उस आयोग का नाम रखा गया ब्रंटलैंड आयोग। ये ब्रंटलैंड नॉर्वे के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ। इस ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को कहा गया आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य। अब पूरी धरती का भविष्य एक है। हम राजनीतिक रूप से बाउंड्री तो खींच सकते हैं, लेकिन नदियों, समुद्रों, पहाड़ों की कोई बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुनिया में कहीं भी संकट आएगा, प्राकृतिक रूप से आपदा आएगी, तो राजनीतिक सीमाओं को पहचान करके नहीं आती है। तो विकास भी हमें ऐसे किया जाए कि हमारे विश्व का पर्यावरण, हमारी धरती का स्वास्थ्य बना रहे। इसके लिए यह तय किया गया कि हम सबका भविष्य एक है। आवर कॉमन फ्यूचर नाम से इस ब्रंटलैंड आयोग ने रिपोर्ट जारी की। तो यहाँ से देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया 3-4 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एक तो ब्रंटलैंड आयोग कब गठित हुआ, तो 1983 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब जारी की, 1987 में। अगला, क्लब ऑफ रोम ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से जारी किया, तो लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से। 1972 का कौन सा सम्मेलन था जो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया, तो वो सम्मेलन था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण सम्मेलन। अब 1972 के सम्मेलन में ही यह तय कर दिया गया था कि इस दुनिया के देश अपने अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, और हम पुनः 20 साल बाद मिलेंगे, तब यह समीक्षा करेंगे कि हम पर्यावरण को बचाने की दिशा में कितना काम कर पाए हैं। तो 1972 के 20 साल बाद यानी 1992 में ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। इसी रियो डी जेनेरियो शहर में एक बड़ी बैठक की जाती है जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन किया गया उसे और किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का एक जो औपचारिक नाम है
उस औपचारिक नाम को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखो, इसमें सीधे सीधे पर्यावरण और विकास की बात की गई। यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी मानव और पर्यावरण के अलावा विकास शब्द को इसमें समाहित किया गया कि हम कैसा विकास करें। ये जो रियो समिट था 1992 का, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है या रियो का अर्थ समिट कहा जाता है। चाहे पृथ्वी सम्मेलन कहे, चाहे इस सम्मेलन को रियो समिट कहा जाए, चाहे यूएनसीईडी कहा जाए, एक ही मतलब है इन सब का। इस सम्मेलन में 4 बड़ी बातें की गईं। एक तो कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के लिए हम सब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं कि जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की गई। पूरी दुनिया से मरुस्थलीकरण खत्म करने की बात की गई, यूएनसीसीडी। ये दूसरी बड़ी बात थी। तीसरी बड़ी बात थी कि जैव विविधता, दुनिया के जो जीवों की विविधता है वो समाप्त हो रही है, उसे बचाने की बात की गई, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। चौथी बात की गई एजेंडा 21 की। किसकी बात की गई? एजेंडा 21। अब इसमें 21 का मतलब 21वीं शताब्दी है। अब हमें जो सतत विकास के लिए पढ़ना है वो एजेंडा 21 है। प्रश्न पूछा जाता है एजेंडा 21 क्या है? तो विश्व समुदाय के लोग 21वीं शताब्दी के विकास का जो एजेंडा तय करते हैं 1992 के रियो अर्थ समिट में, वो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो ये कब आया था? 1992 के रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 आया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 21वीं सदी का विकास कैसे किया जाए कि पर्यावरण और विकास में तालमेल संभव हो, कि पर्यावरण को ज़्यादा क्षति ना हो। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 5 साल बाद, 1992 के 5 साल बाद यानी 1997 में इसकी समीक्षा की गई, यानी इस एजेंडा 21 की समीक्षा की गई कि इसे कैसे लागू किया जाए। तो इसको कहा जाता है रियो +5 समिट। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रियो +5 समिट कब आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया। तो रियो +5 समिट जो आयोजित किया गया वो आयोजित किया गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। एक और प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और प्रश्न पूछा जाता है रियो +10 समिट, और ये रियो +10 समिट का संबंध भी सतत विकास से है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह रियो यानी जब 1992 का सम्मेलन हुआ उसके 10 साल बाद अर्थात 2002 में आयोजित किया जाता है, और यह आयोजित किया जाता है दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। कहाँ आयोजित किया जाता है? जोहान्सबर्ग। ये जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। तो 2010 में ये जो जोहानसबर्ग का समिट था, ये बहुत महत्वपूर्ण समिट है सतत विकास को लेकर के। इसी सम्मेलन में आगे की रणनीति तय की जाती है कि कौन सा विकास किया जाएगा, कैसा विकास किया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, रियो +20 नाम से एक और समिट आयोजित किया जाता है रियो सम्मेलन की जब 20वीं वर्षगांठ होती है, यानी 92 का जो रियो समिट था या पृथ्वी सम्मेलन था उसके 20 साल बाद रियो +20 नाम से पूछा जाता है। ये पुनः आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित किया गया था और 2012 में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो 21वीं सदी के विकास का कौन सा खाका खींचा जाए, इसे तय करते करते 1992 से 2012 आ जाता है सतत विकास को लेकर के कि कैसे हो क्या हो। लेकिन इसके पहले ही सन 2000 से लेकर के
2015 तक के लिए विकास का एक खाका खींच दिया गया, जिसे कहा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्राब्दी के विकास लक्ष्य। सहस्र का मतलब होता है 1000। इसका मतलब कि जो ये 2000 वाली सदी आ रही है, जो पूरी सहस्राब्दी आ रही है, इसका विकास हम कैसे करें। तो इसमें कुल 8 लक्ष्य तय कर दिए गए थे और इस 8 लक्ष्यों को 18 भागों में बांट करके कहा गया कि हम ऐसे ऐसे विकास करेंगे। गरीबी को लेकर के, उद्यमिता को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के क्या काम है, कैसे काम है, इन पर बातें की गई। तो इसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा गया। ये 1990 के स्तर से इन लक्ष्यों को तय कर दिया गया था, अर्थात कि 1990 में हमारा विकास ऐसे है तो इस उसकी तुलना में आगे हम कैसा विकास करेंगे, या हम पर्यावरण प्रदूषण में कितनी कमी लाएंगे। लेकिन जब हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करते हैं तो वह 2015 से आगे की बात करता है। 2015 से लेकर के 2030 तक के विकास को इस तरह से बांटा जाता है कि 17 लक्ष्य तय कर दिए जाते हैं और इन 17 लक्ष्यों को 169 छोटे छोटे टारगेट्स में भी बांटा गया कि हमें ये काम करना है। एक संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यही संस्था इसकी मॉनिटरिंग का काम करती है कि ये कौन सी संस्था के द्वारा सही प्रयास किया जा रहा है, कौन से देश के द्वारा सही प्रयास किया जा रहा है और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में क्या क्या काम किया जा रहा है। तो ये तो था इतिहास की, कैसे कैसे बैठक आयोजित की गई और कौन कौन सा काम किया गया। अगर अब हम थोड़ा सा इनके बारे में देखें कि कैसे और क्या क्या ये लक्ष्य हैं, तो इन 17 लक्ष्यों को हम देख सकते हैं। सबसे जो पहला लक्ष्य है वह 2030 तक गरीबी कम कर देनी है, शून्य गरीबी की बात की गई है। अब इसे हम आसानी से, पहले तो एक बार हम पूरा देख लेते हैं, फिर आसानी से हम ट्रिक से या एक दूसरे से जोड़ करके याद करने की कोशिश करेंगे और कौन सा इम्पोर्टेंट है इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, भूखमरी। 2030 तक दुनिया से भूखमरी खत्म कर देनी है। सब लोग स्वस्थ होंगे 2030 तक। सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी 2030 तक। लैंगिक समानता, महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव ना हो। सबको साफ जल मिले। ऐसे प्रदूषण मुक्त और सस्ती ऊर्जा सबको मिले। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई। और 90 में उद्योग और नवाचार की बात की गई। 10वें में असमानताओं के बीच कमी की बात की गई। संवहनीय शहर की बात की गई कि हमारे शहर ऐसे हों कि सस्टेनेबल हों, ऐसा ना हो कि वो शहर रहने लायक ही ना रहे, इतना पोल्यूशन हो जाए। असंवहनीय उपभोग की बात की, कंजम्पशन कैसे किया जाए, हमारा उपभोग बढ़ता जा रहा है, वेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो कैसे हम उपभोग करें, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 में बात की गई। क्लाइमेट चेंज के लिए जलवायु कार्रवाई की बात की गई और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13। 14 है जल के नीचे जो जीवन है, यानी समुद्रों का जो जीवन है, नदियों का जो जीवन है, वो कैसे बचाया जाए। और स्थल का जीवन, ये SDG 15 में है। 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो लागू कौन करवाएगा। संस्थाएं ही तो इन गोलों को लागू करवाती हैं, लक्ष्यों को लागू करवाती हैं। और 17वें में है लक्ष्य और भागीदारी, पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, नहीं तो ये सब पूरे ही नहीं होंगे। अब देखो, इन्हें अगर हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करें तो सबसे दुनिया की सबसे जो बड़ी समस्या है वो है गरीबी। तो गरीबी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 1 में है, तो 1 से गरीबी। और गरीबी दूर करने के लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले भोजन चाहिए, खाना चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा दूसरे नंबर पर रख लो। जब हमारी गरीबी दूर हो गई, हमें खाने को मिल गया, तो हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, हेल्थ की चिंता करेंगे कि बीमार ना हो, तो तीसरे में स्वास्थ्य। अब हमारी गरीबी दूर हो गई, हमें खाने को भी मिल गया, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है, तब हमारा ध्यान पढ़ाई की ओर जाएगा। इसका मतलब कि चौथे में जो हम बात की गई है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई। जब हमारी गरीबी भी दूर हो गई, खाने को भी मिल गया, स्वास्थ्य भी मिल गया, शिक्षा भी मिल गई, तब हम समानता लाने की बात करते हैं, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता। तो 5वें में लैंगिक समानता।
5वें के साथ 10वें में, अब 5वें का दुगुना 10वां है तो 10वें में भी समानता की बात की गई, उसमें दो देशों के बीच समानता की बात, तो 5वें के साथ ही 10वां याद कर लीजिए कि दो देशों के बीच समानता, देशों के अंदर और देशों के बाहर समानता की बात की जाती है। 6वें में जल है। अब सब कुछ हासिल हो गया तो पानी की तरफ भी ध्यान जाएगा 6ठे नंबर पर कि सबको साफ जल मिले। अब पानी भी साफ मिल गया, लैंगिक समानता भी मिल गई, तो 7वें में ऊर्जा की बात की जाएगी कि हमें ऐसी ऊर्जा मिले कि जो टिकाऊ हो, विश्वसनीय हो, तो 7वें में एनर्जी याद कर लीजिए, ऊर्जा। ना से नव है और ना से नवाचार है, यानी इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो याद रख लीजिएगा 9वें में नवाचार। और 8वें के लिए एक ऐसे विकास की बात की जाती है जो समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, तो 8वां समावेशी आर्थिक विकास। 11वें में शहरों की बात की जाती है, और एक मिलकर के 11 होते हैं, तो शहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा 11 नंबर, यानी 1 और 1 11, तो शहरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो 11वें में शहर की बात की गई। 12वें में कंजम्पशन की बात की गई है। 13वें में क्लाइमेट एक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रटना ही रटना है, याद ही रखना है, 13 नंबर तो पूछा ही जाता है, क्लाइमेट एक्शन। 14 15 एक साथ इसलिए याद हो जाएंगे कि 14 में जल के नीचे की जीवन और 15 में स्थल के जीवन की बात की गई है कि स्थल पे क्या क्या जीवन है, उसको कैसे बचाया जाए। 16 में संस्थाओं की बात है और 17 में पार्टिसिपेशन यानी साझेदारी की बातें हैं। अगर करंट की बात करें तो हर साल विश्व स्तर पर एक संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये बहुत बार पूछा गया है। तो यही संस्था एक रिपोर्ट जारी करती, सतत विकास रिपोर्ट। हाल ही में ये 2023 में, हाल क्या 6 महीने पहले 2023 की जो रिपोर्ट आई थी जून में, उसमें 166 देशों की रैंकिंग निकाली गई कि कौन देश ठीक ढंग से विकास कर रहे हैं, सतत विकास कर रहे हैं। तो इसमें अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो 166 देशों में भारत की रैंकिंग 112वीं है, बहुत पीछे है। और वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग 121वीं थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 23 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 112वीं थी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क और डबलिन यूनिवर्सिटी दोनों मिल करके ये 23 की रिपोर्ट निकाले हैं। मुख्य रूप से ऑप्शन में SSDN ही आएगा, तो सतत विकास, ये STSN आएगा, सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये याद रखना है आपको। देश के स्तर पर यानी भारत में कौन सी संस्था निकालती है रिपोर्ट, तो वह है नीति आयोग, यही याद कर लीजिए। नीति आयोग भारत में सतत राज्यों की तुलना के आधार पर सतत विकास के लिए रिपोर्ट निकालता है। तो इसके आधार पर पता चलता है कि कौन राज्य पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर रहा है। हमने देखो इस पर भी बात कर लिया, मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल पर भी, और हमने बात किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर भी, इसके 17 टारगेट भी हमने देख लिए। हमें तो नहीं लगता है कि अब जितना हमने समझा है इसमें से कुछ भी छूट रहा है। अब हम चाहेंगे कि आगे कुछ संस्थाओं के बारे में देख लें कि वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो दुनिया की समस्याओं से निजात पाने के लिए काम कर रही हैं। जब हम इन संस्थाओं की बात करते हैं तो इसमें संस्थाओं और सम्मेलन दोनों को देखते हैं। हमने ये स्टॉकहोम सम्मेलन की चर्चा किया कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं के लिए दुनिया का पहला सम्मेलन था जिसे कहा जाता था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण पर। फिर 1992 में इसी ब्रंटलैंड कमीशन ने जो 1987 में रिपोर्ट आई उसके आधार पर एजेंडा 21 विकसित किया गया। फिर 1997 में Rio+5 हुआ, 2002 में Rio+10 हुआ। तो ये सब इस तरह से विकास किया गया। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार सतत विकास पर काम करती हैं। अब जैसे एक संस्था है साइट्स, इस साइट्स का मतलब हुआ कि कन्वेंशन ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ माइग्रेटरी इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो
तो इंडेंजर्ड यानी जो प्रजातियां खतरे में हैं उनको लेकर के इलीगल ट्रेड अगर होता है तो एक संधि की गई है जिसको ये बाध्यकारी संधि और बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये 1973 में आ गई। अब देखिए ये सारी संधियां 1972 के सम्मेलन के बाद आएंगी ज़्यादातर, क्योंकि पर्यावरण को बचाने का जो काम हो रहा है वो 70 के दशक के बाद 80 के दशक के बाद ज़्यादा हो रहा है। ये जंगली जानवरों की प्रजातियों को लेकर के CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। पक्षियां, साइबेरियन पक्षी कहाँ से भारत होते हुए अफ्रीका तक चले जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के देखा। 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ, 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता पर कन्वेंशन कब हुआ? CBD 1992 में हुआ। मरुस्थलीकरण को रोकने को लेकर के प्रयास 1992 के सम्मेलन में ही शुरू हुए थे, लेकिन जो पहला कन्वेंशन ठीक ठाक ढंग से आयोजित हुआ वह 1994 में आयोजित हुआ था। पारा प्रदूषण के लिए मिनीमाता कन्वेंशन 1913 में हुआ। कुछ ऐसे कार्बनिक पोल्यूशंस होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, जिसे POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। इनको लेकर के 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। तो ये सब अगर याद रख पाएँ तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम कुछ वस्तुनिष्ठ अगर प्रश्न देखें, हमने कुछ प्रश्न तैयार किया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ से देखें, पहला प्रश्न हमने बनाया, पृथ्वी सम्मेलन जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है कब आयोजित किया गया? 1972, 1982, 1992, 2002। तो अभी हमने चर्चा ही किया, तो ये 1992 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, और तीसरा ऑप्शन था सतत विकास। तो यही सी ऑप्शन ही इसमें सही है, सतत विकास। एजेंडा 21 कब आया? एजेंडा 21 आया, ऑप्शन देखिए 1992, 93, 94 और 95। तो ये आया 1992 में। Rio+20 सम्मेलन का घोषणा पत्र जो आया उसका शीर्षक क्या था? Rio+20 ये रियो में ही हुआ था और इसका सम्मेलन था द फ्यूचर वी वांट, हम जो भविष्य चाहते हैं, हमें हम जो भविष्य चाहते हैं उसके अनुरूप विकास करना होगा। तो ये Rio+20 ये रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित किया गया, उसका शीर्षक था। Rio+20 सम्मेलन क्या है अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं कि यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है, जैव विविधता पर कन्वेंशन है। तो यह सतत विकास यानी धारणीय विकास पर यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन है और ये रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न इसी को लेकर के है कि Rio+20 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। Rio+5 समिट 1997 वाला कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। Rio+10 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो Rio+10 सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ब्रंटलैंड आयोग, जिसका पूरा नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग था, ये यूनाइटेड नेशन के अधीन गठित हुआ था। ये कब गठित हुआ? तो गठित हुआ 1983 में, कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी रिपोर्ट आई थी 1987 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1987 में। और 9वां प्रश्न इसी पर है कि इसकी रिपोर्ट कब आई? तो पहला ऑप्शन ही सही है, 1987। वर्तमान की जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा की परिभाषा है? तो ये परिभाषा किसकी है? आर्थिक विकास की है कि आर्थिक समृद्धि की है कि संपोषणीय विकास की है कि मानव विकास की है? तो जहाँ पर अगली पीढ़ियों से समझौता न करने की बात आती है वहाँ पर संपोषणीय विकास माना जाता है। ये याद रखिएगा कि जहाँ अगली पीढ़ियों के संसाधनों के उपयोग से समझौता नहीं किया जाता है वो सतत विकास या संपोषणीय विकास या धारणीय विकास या टिकाऊ विकास, कुछ भी शब्द आए वही माना जाएगा।
11वां प्रश्न देखें, विश्व स्तर पर कौन सी संस्था सतत विकास के लिए रिपोर्ट जारी करती है? अभी हमने देखा ही। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क STSN, दूसरा है UNDP, तीसरा है UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो केन्या के नैरोबी में है। ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा। UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में। और चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक। तो इसमें जो सही है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। 12वां प्रश्न देखें, भारत की कौन सी संस्था सतत विकास के लिए राज्यों की रैंक जारी करती है? तो वह संस्था ऑप्शन पहले देखें, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, इसरो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका उत्तर होगा नीति आयोग। 13वां प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य 13 का संबंध किससे है? तो 13 का संबंध है क्लाइमेट एक्शन से। कुछ महत्वपूर्ण अगर हम वो देखें, सतत विकास लक्ष्य देखें कौन कौन से हैं, तो इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले में गरीबी की बात की गई, दूसरे में भूख यानी हंगर की बात की गई और भूख मिटाने के लिए खाद्य सुरक्षा की बात की गई। खाद्य फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। जब गरीबी दूर होगी, खाद्य सुरक्षा अगर मिल जाएगी तो अगले नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता होगी, यानी तीसरे में स्वास्थ्य की बात की गई। जब स्वास्थ्य भी मिल गया, खाद्य सुरक्षा भी मिल गई, गरीबी भी दूर हो गई, तो चौथे में शिक्षा की तरफ ध्यान जाएगा। तो चौथे में शिक्षा भी मिल गई, तो पाँचवें में लैंगिक समानता की बात आएगी। जब सब कुछ मिल गया तो छठे नंबर पर साफ जल की बात आएगी और सातवें नंबर पर साफ ऊर्जा की बात आएगी। अगला महत्वपूर्ण है 10वें नंबर पर, 9वें में नवाचार है, उद्यमिता है। 10वें नंबर पर देशों के अंदर और देशों के बाहर समानता की बात आएगी, किस असमानता को कम करना है देशों के अंदर और देशों के बाहर। 11वें नंबर पर बात की जाती है सतत शहर की, यानी शहर कैसे हों, धारणीय शहरों की बात की जाती है। 12वें में उपभोग है और 13वें में क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु के लिए कार्यवाही, काम करिए, जलवायु कार्रवाई। और 14वां 15 तो बहुत आसान है कि 14वें में जल के नीचे जीवन और 15वें में स्थल पर जीवन की बात की जाती है। 16वें में संस्थाओं की बात की जाती है और 17वें में साझेदारी की बात की जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ उसका क्या नाम था? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, दूसरा है पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है? ऑप्शन इसके देखते हैं। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि यह जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए और UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो गठित हुआ था, इसके लिए पैसा उपलब्ध करवाती है, धन उपलब्ध करवाने की बात है। दूसरा है भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों का वैज्ञानिक अनुसंधान करती है। तीसरा है OECD का एक अभिकरण जो अल्प विकसित देशों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और निधियां उपलब्ध करवाता है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पहला। देखो, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1991 में लाई गई, 1992 के समिट से एक साल पहले। ये क्या करती है? जैव विविधता के लिए और UNFCCC के लिए, UNCCD के लिए जो मरुस्थलीकरण वाली बात थी, इन सब के लिए धन उपलब्ध करवाने की बात करती है ताकि इन सब से निपटा जा सके। जब पैसे ही नहीं उपलब्ध होंगे तो इन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकेगा? तो ये था सतत विकास और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।